हेलो एवरीवन, मैं मनोज यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और ये है, इस पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसका एग्ज़ाम लेगी और इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये। ठीक है, तो हम इसके बारे में, इसका डिटेल जो कुछ भी है वो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, तो ये इसमें दे रखा है पोस्ट का नाम क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बात हम डिटेल में पूरी करेंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, आराम से आप देखिए, हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहली बात है, जूनियर जो नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, और इसमें इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कही गई है वो ये कही गई है कि आपके पास बीएससी होना चाहिए। ठीक है, बैचलर इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके साथ आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और जो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखी गई है कि आपका जो इंजीनियरिंग आप जो करे हुए हैं उसके किसी न किसी सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो। और ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनमें ये आपके दोनों सब्जेक्ट होते हैं। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आपका पीरियड होता है उसमें किसी न किसी सेमेस्टर में ये होता ही होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए एक और चीज़ कही गई है कि आपके पास जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को नॉर्मली इंग्लिश बोलना और उसको लिखना दोनों आना चाहिए, वो 10+2 लेवल के स्टैंडर्ड का। ठीक है, या फिर एक बात और इसमें कही गई है कि कैंडिडेट जो है उसके पास एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट उसने 10th या 12th में इसको पास ज़रूर किया हो, यानी इंग्लिश भी आपके लिए कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में बात, यानी कि 12th में तो आपका होना ही, 12th या 10th में से एज अ इंग्लिश आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हो और उसको पास किया हुआ हो, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है 400, जिसमें 163 अनरिजर्व के लिए हैं, 40 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 108 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं, 59 एससी के लिए हैं, 30 पोस्ट आपकी एसटी के लिए है, और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए 4 पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर के ये 400 पोस्ट हैं, जिसका इस तरह से कैटेगरी वाइज डिविडेशन किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है, अब आगे हम बात करेंगे कि जो डिग्री होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, आपके पास जो है वो किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से रेगुलर की आपकी डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे बैचलर इन साइंस का हो या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की होनी चाहिए। और दूसरी बात, परसेंटेज इन मार्क्स की बात कही गई है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने इसमें ज़रूरी हैं। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कहिए कि 59.99% भी मार्क्स हैं आपके तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी बीटेक, बीएससी या फिर बीई की जो डिग्री है आपकी, वो जिस क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए जैसा मांगा गया है वो अगर वैसा ही है तभी आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें तो साफ तौर पे कहा गया कि कोई भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, बस फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देखिए एज लिमिट की बात कही गई है, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है, और ये जो भी एज का काउंटिंग होगी वो आपकी 14 जुलाई 2022 के तक ली जाएगी, यानी 14 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 27 की होनी चाहिए। इसके अलावा एज का रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि एज जो अप्लीकेबल होती है, रिलैक्सेशन जो अप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके थ्रू, तो ये रिलैक्सेशन आपको दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है अगर आप, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 3 साल की मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक, तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जो भी उसमें मिलती है एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपको दी जाएगी। मोस्टली आई थिंक 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स, कहीं जहाँ भी जैसा वेरिएशंस होता है वो लिया जाता है। और जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही कर्मचारी हैं जो किसी अदर पोस्ट पे काम कर रहे हैं या लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो 10 साल तक दिया गया है। ठीक है, एज का जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसी के डेट ऑफ बर्थ से ही ये कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो डेट्स दी गई है
15 जून 2022 यानी 15 जून 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो होगी वो 14 जुलाई होगी, ठीक है, और 14 जुलाई तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। पेमेंट की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 रुपये तक के इसका पेमेंट का स्केल है, ठीक है। इसके बाद अगर रेमुलेशंस की इमोल्यूमेंट्स की बात करें यानी टोटल पैकेज की बात करें तो लगभग 12 लाख रुपए का पर ईयर का आपका पैकेज होगा, ये एक तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो आपका इंडियन सिटीज़न होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात है कि कैंडिडेट एनरोल विद फाइनल सेमेस्टर, जो भी कैंडिडेट फाइनल सेमेस्टर में है यानी जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता हो और या फिर फाइनल ईयर में है, उनका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो किसी भी हालत में जो आपको कट ऑफ डेट दी गई है, कट ऑफ डेट इसमें क्या दी गई है, 14 जुलाई 2022, जो एज काउंट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कट ऑफ डेट है, इस कट ऑफ डेट से पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो हो जाना चाहिए। अगर इस कट ऑफ डेट से पहले का रिज़ल्ट है आपके पास तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, और इसमें जो आपका रिज़ल्ट जो माना जाएगा वो उस डेट से माना जाएगा जिस दिन आपका रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया हुआ है उस दिन से माना जाएगा, ना कि जिस दिन आपकी मार्कशीट प्रिंट होकर के आती है, ठीक है। और जितने भी क्राइटेरिया आपके हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड क्राइटेरिया हो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्राइटेरिया हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया हो, या कोई अदर एलिजिबिलिटी की बात की गई है, वो सारे क्राइटेरिया आपके 14/7/2022 से पहले के ही काउंट किए जाएंगे। यानी इस डेट तक आपके सारी जो भी ये आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए 14 जुलाई 2022 से पहले। दूसरी बात, आगे इसमें कहा गया है वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी, का मतलब है वो केवल नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्व रहेंगी। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है कि एक आपके पास जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक का आपका जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में काउंट नहीं किए जाएंगे और आपका वो रिजर्वेशन का जो प्रॉफिट मिलना है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सेम यही बात यहाँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कही गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपका 14 जुलाई 2022 से पहले का ही बना होना चाहिए, ठीक है। इस डेट से पहले का अगर नहीं बना होगा, इसके बाद का बना होगा, तो आपका जो भी ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यही बात SC/ST के लिए कही गई है कि जो भी सर्टिफिकेट है आपका 14/7/2022 तक या उससे पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिजेबल कैंडिडेट है तो उसके केस में भी सेम यही कंडीशन है कि सर्टिफिकेट आपका 14/7/2022 तक या उस डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी सर्टिफिकेट है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसके थ्रू वो साइन होना चाहिए, उसी के थ्रू वो साइन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में ये भी बताया गया कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक ना करके डुअल डिग्री प्रोग्राम करते हैं, तो जो मास्टर और जो आपका ग्रेजुएशन होता है दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो इस कंडीशन के लिए भी ये बताया गया है कि ऐसी कंडीशन में जब भी आपसे मांगा जाएगा तो आप ग्रेजुएट डिग्री का स्टेटमेंट मार्क्स जो होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स जो है स्पेशली जो होते हैं वो आपका CGPA मार्क्स हो जाता है या DGPA मार्क्स होता है या OGPA मार्क्स होता है। तो इस तरह की अगर मार्किंग कहीं भी की गई है या CPI आपको दिया गया है तो इस तरह की मार्किंग को आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज अगर आपका 60 से ऊपर जा रहा है या 60 तक है तो ही आप काउंट किए जाएंगे इस फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज़ आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। परसेंटेज के बारे में ये कहा गया है कि अगर आपका परसेंटेज जो है वो काउंट करने के बाद डेसिमल के बाद 0.2 डिजिट तक काउंट किया जाएगा, और 60% मांगा गया है आपसे परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज जो है 59.99% भी है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी एग्जैक्ट 60 या 60 से एबव आपका परसेंटेज होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली बात कि आप फॉर्म को जाकर के बहुत ही केयरफुली भरेंगे उसमें, उसके पहले आप एडवर्टीज़मेंट को पढ़िएगा। एडवर्टीज़मेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बारे में पढ़ने के बाद आप उसको अच्छे से फॉर्म को भरिए। अब किसी भी पॉइंट पे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो गलत दी है या जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है इस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो आपके फॉर्म का कैंडिडेचर किसी भी पॉइंट पे रद्द किया जा सकता है,
ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसके लिए उसको ICAO लैंग्वेज जो मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 का होता है, उसके टेस्ट को की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको पास करना ज़रूरी होगा। ठीक है। ये एक तरीके का ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किसी इंग्लिश वर्ड को अपने तरीके से कैसे बोला जाए, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किया जाए, इस बारे में बात करने के लिए वो सिखाती है। तो ये वो चीज़ सिखाएंगे और इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर फॉर्म आप भर लेते हैं, तो जो भी आपके फॉर्म की भरने के बाद जो प्रक्रिया होती है एग्ज़ाम की, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, वो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड आपको आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा और भेजने के बाद आपको बता दिया जाएगा किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पे पेपर लिया जाएगा उसमें किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसको गलत आंसर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं कर दी जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी और भी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, बैकग्राउंड टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होता है। इस तरह के अलग अलग टेस्ट लिए जाएंगे और उन टेस्ट को आपको फाइनली जब आप क्लियर कर लेंगे तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसमें टेस्ट के बहुत सारे नाम दिए गए हैं ये सारे, और ये सारे टेस्ट आपको जब पास कर लेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। इसके लिए सारे टेस्ट के बारे में बात करी गई है, ये सब कुछ जो है बताया गया है। दूसरी बात ये कि अगर आप कैंडिडेट हैं और किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी या किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में NOC आपको देना ज़रूरी होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और किसी केस में रेजिग्नेशन लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या इस तरह के किसी भी लेटर को NOC के तरीके से डील नहीं किया जाएगा, यानी फाइनली आपको NOC ही देनी है। अगर आप NOC देने में असफल होते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे एक 7 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होगा। ट्रेनिंग पीरियड प्लस 3 साल की जो भी आपकी जॉब आगे होगी वहाँ तक के लिए वैलिड होगा। इसके बाद आपका ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आप इस कंडीशन में किसी भी कंडीशन में ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं तो जो भी आपसे वो सैलरी का स्ट्रक्चर होगा या जो कुछ भी होगा जो आपको पे कर रही है वो आपसे सब वसूल करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी, और वो 7 लाख रुपए जो आप जमा किए हो सकता है उसी में से वो काट लें। ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनकी बात कह रहे हैं कि उनको कहीं भी इंडिया में किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के बारे में ये कहा गया है कि सीधी बात यह है कि अगर जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो एज के बारे में है, जो सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन है उनके बारे में, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई और उसको आप गलत भरते हैं, कुछ भी गलत पाया जाता है तो किसी भी पॉइंट पे आपका कैंडिडेचर ये रद्द कर देंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है इसके लिए आप देखिए यहाँ पे वेबसाइट है www.aai.aero, इस पर आप क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से करियर पे जाइएगा। यहाँ करियर पे जाने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा और फॉर्म के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो एक वैलिड ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा और वो ईमेल आईडी से आप जा करके फिर फर्दर फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल आईडी एक वैलिड जरूर होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ के बारे में इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी उसी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में होगा जिसको आपको फाइनली अपलोड करना होगा। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जैसे एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, EWS के हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो, ठीक है, डिसेबिलिटी है, डिसेबल कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या NOC अगर आप कहीं से कुछ छोड़े हैं, ठीक है, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तो उसका सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करवाया जा सकता है। इसलिए ये सारे सर्टिफिकेट आप एक साथ जो है वो रखिएगा। ठीक है। फिर एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ रेमिटेंस यानी कि पेमेंट की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1000 रुपये लगेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट या OBC के कैंडिडेट हैं, या SC/ST या फीमेल के कैंडिडेट तो आपको 81 रुपये देने हैं। और अगर आप PWD या फिर अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और फॉर्म आपका जो है वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। इसके अलावा किसी भी और मोड में आप इसको नहीं भरेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने कहा फोटोग्राफ 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए और इसमें
जो मेन चीज़ है वो इसकी साइज़ है 20 से 50 KB होनी चाहिए, या फिर डायमेंशन में 200 टू 230 पिक्सल्स तक होनी चाहिए। इतने तक की फ़ोटो अलाउड है, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आप जो है वो वाइट पेपर पे ब्लैक बाल पॉइंट पेन जो होगी उससे आप सिग्नेचर करिएगा, उसको स्कैन करके इसको लगाना है। 10 से 20 KB का होना चाहिए, ये 140 से 60 पिक्सल्स के बीच का प्रेफर करेंगे, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही सारी बातें बताई गई हैं कि मेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, कहाँ का डिजिटल रद्द करेंगे, सब तमाम बातें जो आप ऊपर हमने पहले से ही बात करी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपको अलग से कोई टीए नहीं दिया जाएगा, और किसी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो है कोर्ट ऑफ दिल्ली में ही जा कर के सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा बात ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, किसी भी डिसिप्लिन से आपने इंजीनियरिंग कर रखी हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका रहा हो और आपने 10th या 12th में इंग्लिश को भी पास किया हो, और नॉर्मल इंग्लिश बोलना और लिखना भी आपको आना चाहिए। एज आपकी मैक्सिमम 27 है और रिलैक्सेबल भी है, हमने एज रिलैक्सेशन के बारे में बात पहले से कर ली हुई है, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट का पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लीजिएगा। मैं आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे जो भी, मैं उसको पूरी तरह कोशिश करूँगा कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एडवर्टीज़मेंट या कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।